हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना तो कोई चोर या कैदी था और ना ही किसी क्रिमिनल गैंग का लीडर, बल्कि वो दुनिया की दो सबसे बड़ी कार कंपनीज का सीईओ था। ये शख्स किसी जेल का कैदी नहीं था, बल्कि इसे पूरे जापान देश में नज़रबंद करके रखा गया था, जिसकी वजह से जापानीज पुलिस ऑफिसर 24 घंटे उस पर नज़र रख रहे थे। और चूंकि जापान से भागने की कोशिश करने पर ही उसे गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स थे, इसीलिए उसने जापान से भागने के लिए एक ऐसा अनोखा और हैरत अंगेज तरीका चुना जिसे ना किसी ने आज तक सुना और ना ही देखा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल पर काम करने वाले शख्स को आखिर जापानीज गवर्नमेंट ने अपने देश में कैद क्यों कर रखा था, और वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उस पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही थी। तो आखिर कौन था ये शख्स, कैसे वो जापान की पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भागा, और वो कौन सा चौंकाने वाले खुलासे थे जो उसने भागने के बाद किए, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आज की कहानी है कार्लोस घोसन के बारे में, जो एक लेबनीज बिलियनर था और साथ ही साथ जापान की मशहूर कार कंपनी निसान का सीईओ भी था। कार्लोस लेबनान का रहने वाला था, मगर चूंकि वो दो बड़ी कार कंपनीज का सीईओ था, इसलिए उसके पास लेबनान के अलावा फ्रेंच और ब्राज़ील की भी नेशनैलिटी थी। कार्लोस को अपने शुरुआती दिनों से ही कार्स में बहुत दिलचस्पी थी और इसीलिए अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते ही उसे मिशेलिन टायर कंपनी में जॉब मिल गई। चूंकि कार्लोस बहुत मेहनती था, इसलिए अपनी मेहनत के दम पर वो बहुत कम वक्त में ही मिशेलिन के अमेरिकन डिवीज़न का चीफ हेड बन गया। चूँकि मिशेलिन कंपनी के रेनो कार कंपनी से बहुत अच्छे रिलेशंस थे और मिशेलिन कंपनी भी कार्लोस की काबिलियत और मेहनत की वजह से बहुत तरक्की कर रही थी, जिसकी वजह से रेनो कंपनी के सीईओ की नज़र कार्लोस पर पड़ती है। ये वो दौर था जब रेनो कार कंपनी बहुत ख़राब दौर से गुजर रही थी, और यही वो वजह थी कि रेनो का सीईओ कार्लोस से कहता है कि वो उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले और बतौर डिप्यूटी काम करे। चूँकि रेनो उस वक्त एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम था, इसलिए कार्लोस फ़ौरन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और रेनो में डिप्यूटी हेड के तौर पर काम करने लगता है। कार्लोस की रेनो ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर ही कंपनी की काया पलटना शुरू हो जाती है, और जो कंपनी बहुत ख़राब हालात से गुजर रही थी और बंद होने की कगार पर थी, वो कंपनी अब प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देती है। कार्लोस ने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो तरीका अपनाया वो बहुत ही अग्रेसिव था। उसने कंपनी के हर उस खर्चे को कम करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से कंपनी नुकसान में जा रही थी, और यही वो वजह थी कि उसने रेनो की कम प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज़ को बंद करवाया और वहाँ के वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद हज़ारों वर्कर्स ने अलग अलग देशों में रेनो और कार्लोस के खिलाफ प्रदर्शन किया, और कार्लोस पूरे रेनो कंपनी के साथ साथ पूरे फ्रांस में कॉस किलर के नाम से जाना जाने लगा। कार्लोस का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि उसे किसी भी तरह रेनो को प्रॉफिटेबल बनाना है, और इसीलिए वो हर उस खर्चे को ख़त्म कर रहा था जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था, और इसी वजह से रेनो अपने बुरे दौर से बाहर आई और एक बहुत पावरफुल कंपनी बनकर उभरी। इस कामयाबी के बाद कार्लोस का एक ही मकसद था कि वो अब कंपनी के बिजनेस को और बढ़ाए और दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनी जैसे टोयोटा और फोर्ड को तगड़ा कंपटीशन दे। कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार्लोस फैसला करता है कि अब उसकी कंपनी को एक इंटरनेशनल कार कंपनी के साथ पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन हो और वो एक जाना माना नाम हो। और यहीं से शुरुआत होती है कार्लोस के एक बिलियनर बनने से लेकर जापान से हैरत अंगेज तरीके से भागने की। इस पार्टनरशिप के लिए जो नाम कार्लोस के दिमाग में था वो था निसान, जो कि जापान की एक बहुत मशहूर कार कंपनी थी। हालांकि निसान मशहूर तो थी, मगर वो भी उस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, जिसकी हालत रेनो के बुरे दौर से भी ज़्यादा ख़राब थी। निसान उस वक्त $20 बिलियन के कर्जे में थी और लगभग 50 से ज़्यादा कार मॉडल्स बनाने के बाद भी सिर्फ उनके 3 कार मॉडल्स ही बिक रहे थे। कार्लोस रेनो की तरफ से निसान के सामने ये ऑफर रखता है कि वो उनकी कंपनी की 37% हिस्सेदारी को खरीदना चाहते हैं, ताकि वो निसान के साथ मिलकर काम कर सकें और उसे इस बुरे दौर से निकाल सकें। इस पार्टनरशिप के बाद रेनो का निसान पर अच्छा खासा कंट्रोल हो जाता, और चूंकि जापानीज जो अपनी शान और किसी भी इंडस्ट्री में अपने कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कोई फॉरेन कंपनी उनकी कंपनी में इतनी हिस्सेदारी खरीद ले कि उनके फैसलों में दखल अंदाजी करे। मगर चूंकि कोई भी जापानीज बैंक निसान को इसलिए लोन नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत ख़राब दौर से गुजर रही थी और कोई भी कंपनी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए निसान कार्लोस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए रेनो के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाती है। कार्लोस ने निसान की बागडोर संभालने से पहले एक शपथ ली थी, और वो शपथ ये थी कि वो 1 साल के अंदर ही इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना देगा और महज 3 साल के अंदर ही कंपनी अपनी सभी कर्जों से मुक्त हो जाएगी, और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब होता है तो वो इस कंपनी से रिज़ाइन करके चला जाएगा। निसान भी कंपनी को डूबता देख इस पार्टनरशिप के लिए राज़ी हो जाती है और अपनी 37% हिस्सेदारी बेचकर रेनो के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, जिसके बाद कार्लोस को कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। ये बहुत अजीब और चौंकाने वाला था, क्योंकि आज तक किसी भी जापानीज कंपनी को किसी भी फॉरेनर ने हेड नहीं किया था। सीईओ की पोस्ट संभालते ही कार्लोस जापान पहुंचकर निसान की हर फैक्ट्रीज में विजिट करना शुरू करता है और साथ ही साथ कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज भी बनाना शुरू करता है।
कंपनी की बागडोर संभालते ही कार्लोस निसान की 5 फैक्ट्रीज बंद करवा देता है और इन सभी फैक्ट्रीज के वर्कर्स को भी नौकरी से निकाल देता है। ये बिल्कुल वही तरीका था जो उसने रेनॉ में अपनाया था और इसके बाद फैक्ट्रीज के वर्कर भी सड़कों पर उतरकर रेनॉ और निसान की पार्टनरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। उधर कार्लोस को ना तो किसी प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही वो किसी की सुन रहा था। वो बस हर वो फैसला ले रहा था जो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सही हो। इन फैसलों में उसने 2 और बड़े फैसले लिए। पहला ये कि उसने निसान, जो कि एक जापानीज़ कंपनी थी और जहाँ के लोग अपनी भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ उसने इंग्लिश को कंपनी की ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया ताकि कंपनी दुनिया भर में एक्सपैंड कर सके। और दूसरा फैसला उसने ये लिया कि उसने सीनियर्स को प्रमोशन देने का रिवाज कंपनी में ख़त्म कर दिया। अब वो उन्हीं लोगों को इंसेंटिव और प्रमोशन देता जो कंपनी को बिजनेस ला कर देते और प्रॉफिट कमा कर देते। ये वो फैसला था जिसने कार्लोस के खिलाफ कंपनी के अंदर ही कई दुश्मन पैदा कर दिए, मगर इन्हीं फैसलों की वजह से निसान के हालात सुधरने लगे और अब वो प्रॉफिट कमाने लगी। महज 1 साल के अंदर ही कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाने लगी और नई ऊंचाइयों को छूने लगी, जिसकी वजह से कार्लोस के बारे में ये कहा जाने लगा कि उसके हाथों में एक मैजिक टच है और वो लॉस में जा रही कंपनीज को प्रॉफिटेबल बना देता है। अब कार्लोस का नाम जापान के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था और बड़े बड़े न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में उसका नाम और फोटो छपने लगा, जिसकी वजह से उसे एक के बाद एक अवार्ड मिलने लगे। उसकी शोहरत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जापान में उसके नाम से एक कॉमिक्स बुक लॉन्च की गई जिसकी 10 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिक गईं। उसे पूरे जापान में लोग बहुत इज्जत की नज़र से देखने लगे और अब वो जिस रेस्टोरेंट में भी जाता, लोग वहाँ खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते। इस पार्टनरशिप को कई साल बीत चुके थे और इसी दौरान रेनॉ और निसान ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ और तभी आता है सन 2005 जब रेनॉ कंपनी का सीईओ रिटायर हो जाता है। इस रिटायरमेंट के बाद कार्लोस को रेनॉ का सीईओ बना दिया जाता है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही वक्त में एक शख्स 2 कंपनी का सीईओ हो और इस तरह कार्लोस दुनिया की 2 सबसे बड़ी कार कंपनीज का सीईओ बन चुका था। दो कंपनीज की बागडोर संभालने की वजह से कार्लोस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली ने उसे समझाया भी कि वो एक जगह से रिज़ाइन कर दे, मगर उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। कार्लोस को सीईओ के तौर पर एक कंपनी से मिलने वाली जो सैलरी थी वो थी $17 मिलियन। हालांकि फॉरेन कंपनी सीईओ स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सैलरी सही थी, मगर जापानीज़ कंपनी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये सैलरी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि कार्लोस की सैलरी टोयोटा कंपनी के सीईओ की सैलरी से भी 10 गुना ज़्यादा थी। और यही वो वजह थी कि जापान की दूसरे कंपनीज़ के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ निसान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कार्लोस से जलने लगे और उससे नफरत करने लगे। यही वो नफरत थी जिसने आगे चलकर कार्लोस को जापान से भागने पर मजबूर कर दिया। कार्लोस को एक बहुत लग्जूरियस ज़िंदगी जीने का शौक़ था और यही वो वजह थी कि वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करता था और साथ ही साथ अपनी फैमिली और अपने लिए महंगी चीज़ें खरीदता था। उसके पास अपना खुद का एक प्राइवेट जेट था और साथ ही साथ एक यॉट भी थी जिसकी कीमत $10 मिलियन थी। कार्स का शौक़ होने की वजह से उसने अपने लिए कई लग्जरी और महंगी गाड़ियाँ भी खरीदी थी और अपने कमाए हुए पैसों से शान और शौकत भरी ज़िंदगी जी रहा था। जहां जापान में एक तरफ बड़े बड़े मिनिस्टर्स और कंपनी के हेड साइकिल से अपने ऑफिस तक जाते थे, वहीं कार्लोस की महंगी गाड़ियां और उसका रहन सहन देख वहां के लोग हैरत में थे और उससे नफरत करने लगे थे। और यही नफरत 19 नवंबर को कार्लोस की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो दिन था जिस दिन कार्लोस की निसान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग थी और कार्लोस उस वक्त पेरिस में था। कार्लोस पेरिस में अपना काम खत्म करके अपने प्राइवेट जेट में सवार होता है और टोक्यो जापान के लिए निकल जाता है, मगर जैसे ही कार्लोस का प्लेन टोक्यो में लैंड होता है वहाँ का नज़ारा देख वो हैरत और कश्मकश में पड़ जाता है। कार्लोस देखता है कि जापानीज़ पुलिस प्लेन रनवे पर उसका पहले से इंतजार कर रही है और प्लेन लैंड होते ही पुलिस उस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेती है और प्लेन के अंदर आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। घबराया हुआ कार्लोस पुलिस से पूछता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके जवाब में एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसे एक फाइनेंशियल फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे ले जाकर एक जेल में बंद कर देती है और यह खबर जापान से लेकर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। हर न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़पेपर इस न्यूज़ को दिखा रहा था, जिसकी वजह से निसान कंपनी के शेयर्स बहुत तेज़ी से गिरने लगे और उधर कार्लोस इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसे जेल में क्यों बंद किया गया है। कार्लोस अब जेल के अंदर इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी कंपनी निसान उसे बाहर निकालने के लिए लॉयर भेजेगी, मगर उसे तब एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उसे ये पता चला कि कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक को सीईओ बना दिया है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन में सीईओ कार्लोस घोसन को फाइनेंशियल फ्रॉड का दोषी पाया गया है और वो लोग फ़ौरन कार्लोस को कंपनी से निकाल रहे हैं। कार्लोस पर यह इल्ज़ाम था कि उसे कंपनी से एक बहुत बड़ा रिटायरमेंट फंड मिलने वाला था जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी, मगर उसने इस बात की खबर टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी थी, जिसका साफ मतलब था कि वो इस रकम पर टैक्स बचाना चाहता था और पुलिस ने उसे टैक्स चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में पुलिस कार्लोस से पूछती है कि उसने इस रिटायरमेंट फंड के बारे में टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया, जिसके जवाब में कार्लोस कहता है कि रिटायरमेंट फंड की रकम अभी तय नहीं हुई है और वो रिटायरमेंट फंड तब लेगा जब वो कंपनी से रिटायर होगा, और जब वो रकम उसे मिली ही नहीं है तो वो उसके बारे में टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से कैसे बता सकता है। कार्लोस को इस पूरे मामले में एक साजिश की बू आने लगती है और वो पुलिस को बताता भी है कि उसे फंसाया जा रहा है, मगर पुलिस उसकी बातों पर यकीन ना करते हुए उससे कहती है कि एक फाइनेंशियल फ्रॉड है। कार्लोस को इस मामले में साजिश होने का अंदाज़ा सही होता दिख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले में पुलिस भी मिली हुई है और इसके पीछे की वजह थी वो बर्ताव जो पुलिस कार्लोस के साथ कर रही थी। कार्लोस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना होने के बावजूद भी पुलिस उसे कुसोकी जेल में डाल देती है, जहां उसे दिन के 23 घंटे अकेले सेल में बिताने पड़ते थे। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि ये सज़ा उन कैदियों को दी जाती थी जो कोई बड़ा जुर्म करने के बाद जेल में आए हों, मगर कार्लोस ने ना तो कोई क्राइम किया था और ना ही कोई चोरी। इसके बावजूद भी उसे इस जेल में 3 महीनों तक रखा गया। इसी दौरान चल रही तहकीकात में निसान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कार्लोस को बदनाम करने के लिए उस पर कई इल्ज़ाम भी लगाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना था कि कार्लोस ने कंपनी के पैसों से कई घर और प्रॉपर्टीज़ पेरिस, बेरूत और ब्राज़ील में खरीदी हैं, मगर कार्लोस ने पुलिस को बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज़ कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और वो इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल CEO होने के नाते कंपनी मीटिंग्स के लिए करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दूसरा इल्ज़ाम कार्लोस पर यह लगाया कि उसने रेनॉ और निसान की पार्टनरशिप की 15वीं एनिवर्सरी को जो पार्टी रखी थी वो असल में उसकी बर्थडे पार्टी थी, जिसका खर्चा कंपनी ने उठाया था। ये पार्टी फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल्स में हुई थी और इसमें खर्च होने वाली रकम थी $7 लाख, और अब कंपनी को शक है कि कंपनी पार्टनरशिप एनिवर्सरी के नाम पर कार्लोस ने अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी थी। चूँकि पार्टी कई साल पहले हुई थी और इसमें दोनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शामिल हुए थे, इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतने सालों तक क्यों चुप रहे और उन्होंने अब तक इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं की। ये पूरा मामला एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था और ये साफ दिखाई दे रहा था कि कार्लोस को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये आता है कि जब कार्लोस ने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर निसान और रेनॉ की पार्टनरशिप के 19 सालों बाद ऐसा क्या हुआ जो निसान कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कार्लोस के पीछे पड़ गए और उसे फंसाने की कोशिश करने लगे। और इसके पीछे की वजह ये थी कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने रेनॉ कंपनी में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली थी, जिसकी वजह से निसान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर वक्त ये डर सता रहा था कि फ्रेंच गवर्नमेंट दोनों कंपनीज का मर्जर करके उसे एक कंपनी बना देगी, जिसके बाद निसान का वजूद खत्म हो जाएगा और सिर्फ रेनॉ का नाम रह जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जापानीज़ किसी भी इंडस्ट्री में अपने कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं और वो किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करते कि जापान की इतनी बड़ी और नामी गिरामी कंपनी उनके हाथ से चली जाए, और तब उन्होंने कार्लोस को बलि का बकरा बनाकर उसे झूठे फ्रॉड केस में फंसा दिया। निसान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यह मानना था कि कार्लोस ही वो शख्स है जो इस मर्जर को करवाना चाहता है, मगर उनका यह अंदाज़ा बिल्कुल गलत था, क्योंकि कार्लोस का हमेशा से ये मानना था कि हर कंपनी की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, मगर सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से कार्लोस एक हीरो से एक करप्ट CEO बन गया। कार्लोस को इस बदनामी का सामना जापान के साथ साथ फ्रांस में भी करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के न्यूज़पेपर ने भी उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी और उसके बारे में हर वो खबर छाप रहे थे जिसकी वजह से पब्लिक में उसकी इमेज ख़राब हो। कार्लोस की इमेज ख़राब होती देख फ्रेंच गवर्नमेंट और रेनॉ कंपनी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, और वो कंपनी जिसे कार्लोस ने बुरे दौर से निकाला था उसने भी कार्लोस को इस केस से बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि किसी के पास अभी भी कार्लोस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, मगर उसे अभी भी जेल में रखा गया था और पुलिस उससे किसी भी तरह कोई भी कन्फेशन कराना चाहती थी। पुलिस कार्लोस से लगातार पूछताछ कर रही थी और कभी कभी तो ये पूछताछ लगातार 14 घंटों तक चलती, जिसमें पुलिस उसकी फैमिली को भी डराती धमकाती और साथ ही साथ कार्लोस को 24 घंटे एक ही सेल में अकेला रखा जाता ताकि वो टूट जाए और इस फ्रॉड को कबूल कर ले, मगर कार्लोस ने झूठे इल्ज़ाम को नकारते हुए कोई भी फ्रॉड को कबूल करने से मना कर दिया। अब कार्लोस को जेल में रहते 3 महीने बीत चुके थे और टोक्यो कोर्ट कार्लोस को बेल पर बाहर आने की इजाज़त दे देती है, जिसकी कीमत थी $9 मिलियन। इस बेल की कीमत अदा करने के बाद जैसे ही कार्लोस जेल से बाहर आता है, वहाँ मीडिया पहले से ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और कुछ जर्नलिस्ट तो कार्लोस के घर तक उसका पीछा करते हैं। चूँकि कार्लोस के बहुत ज़्यादा मशहूर होने की वजह से ये केस बहुत सुर्खियों में छाया हुआ था, इसलिए हर कोई कार्लोस के घर के बारे में जानता था और हर किसी की कार्लोस पर नज़र थी और ये सिलसिला कई हफ्तों तक चला। कार्लोस और उसकी फैमिली का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि प्रेस रिपोर्टर हर वक्त उसके घर के बाहर कैमरास लिए खड़े रहते थे। और इसी दौरान कार्लोस एक ट्वीट करता है जिसमें ये लिखा था कि 11 अप्रैल को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें वो उसके खिलाफ की गई साजिश को एक्सपोज कर देगा। इस ट्वीट के महज 24 घंटों के अंदर ही जापानीज़ पुलिस कार्लोस को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है, और इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्हें यह डर था कि कार्लोस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सब कुछ बता देगा जो उन्होंने उसके साथ जेल में किया है।
चूँकि कार्लोस बेल की इतनी बड़ी रकम अदा करने के बाद बाहर आया था, मगर उसे फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इस बात का अंदाज़ा कार्लोस के लॉयर्स को पहले से ही था और इसी वजह से उन लोगों ने प्लान बी की तैयारी करते हुए कार्लोस की एक वीडियो पहले ही बनाकर रख ली थी। दोबारा गिरफ्तार करने के बाद कार्लोस को 21 दिनों तक जेल के अंदर रखा गया और इस बार वो $5 मिलियन देकर बेल पर बाहर आया। जापान कोर्ट ने कार्लोस को बेल पर रिहा करने के लिए उससे सिर्फ $14 मिलियन ही नहीं लिए, बल्कि उसके लेबनीज और ब्राज़ीलियन पासपोर्ट्स को भी जब्त कर लिया और अब वो सिर्फ अपना फ्रेंच पासपोर्ट ही इस्तेमाल कर सकता था अपनी आइडेंटिटी के लिए। जापान कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि कार्लोस जापान छोड़कर नहीं जा सकता और साथ ही साथ उसके पर्सनल फ़ोन और लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया। कार्लोस ने इस दौरान अपने बीवी बच्चों को वापस फ्रांस भेज दिया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो किसी भी मुसीबत में पड़ें और कोर्ट ने भी कार्लोस को ये आदेश दिए थे कि वो अपने बीवी बच्चों से ना बात कर सकता है और ना ही उन्हें मैसेज कर सकता है और अगर वो ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे केस में ये साफ पता चल रहा था कि जापानीज़ अथॉरिटीज़ किसी भी कीमत पर कार्लोस को कमज़ोर करना चाहती थी और उन्होंने कार्लोस को इसीलिए उसकी फैमिली से दूर किया था ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए और कार्लोस ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उससे इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो अपने लॉयर से कहता है कि वो उसकी बीवी से कहे कि वो बच्चों को लेकर बैरूत चली जाए। कार्लोस अब अपने बीवी बच्चों से दूर बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और अब उसे ये समझ आने लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगा और तब उसके दिमाग में जापान से भागने का वो आइडिया आया जिसे न कभी किसी ने सुना और न कभी देखा। कार्लोस बेल पर रिहा होने के बाद जापान में ही एक घर में रह रहा था। हालांकि वो जापान से बाहर नहीं जा सकता था, मगर जापान के अंदर वो कहीं भी आ जा सकता था। अब कार्लोस अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले एक फ़ोन ख़रीदता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और अब वो अपने बाथरूम में इस फ़ोन के ज़रिए कॉल्स करने लगा ताकि किसी को भी इस फ़ोन के बारे में कुछ पता ना चले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग थे जिनसे कार्लोस बाथरूम में छुपकर फ़ोन पर बात कर रहा था और इसका जवाब यह है कि इन लोगों की पहचान कभी सामने नहीं आई क्योंकि कार्लोस को भगाने के जुर्म में उनकी जान को खतरा हो सकता था। बताया जाता है कि कार्लोस की टीम में 10 से 15 लोग थे जिन्होंने उसकी जापान से भागने में मदद की थी, मगर कार्लोस ने उनके नाम कभी किसी के सामने नहीं लिए। इस प्लान में सबसे पहले यह तय हुआ कि कार्लोस समंदर के रास्ते भागेगा, मगर चूंकि लेबनान जाने का समुद्री रास्ता काफ़ी लंबा था और इसमें काफ़ी वक्त लगता, इसीलिए अब उनके सामने दूसरा और आखिरी रास्ता यही बचा था कि कार्लोस को प्लेन के जरिए जापान से बाहर निकाला जाए। चूंकि कोर्ट ने कार्लोस को जापान ना छोड़ने के आदेश दिए थे, इसीलिए वो ऑफिशियली अपना पासपोर्ट दिखाकर जापान से नहीं भाग सकता था। तो अब सवाल ये आता है कि वो पुलिस की नज़रों से बचकर प्लेन में कैसे चढ़ेगा और तब उसकी टीम का मेंबर एक हैरत अंगेज और अनोखा आइडिया उन सबके सामने रखता है जिसे सुनकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। कार्लोस की टीम अब ऐसे एयरपोर्ट्स की तलाश में लग जाती है जहां सिक्योरिटी थोड़ी कम हो और जहां चेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और तभी वो ओसाका के एक एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ा लूप होल उनके हाथ लग जाता है। ये एक बहुत छोटा एयरपोर्ट था जहां बहुत कम फ्लाइट्स आती जाती थी और इसी एयरपोर्ट पर कार्लोस की टीम की नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। वो देखते हैं कि चेकिंग के दौरान बड़े बड़े बॉक्सेस जिनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, इन बॉक्सेस को चेकिंग के लिए एक्सरे स्कैनर्स में नहीं डाला जाता है। इसके पीछे की वजह यह थी कि ये बॉक्सेस इतने बड़े थे कि ये एक्सरे स्कैनर्स में नहीं आ पाते थे और यहीं से कार्लोस की टीम को उसे इस बड़े बॉक्सेस में छुपाकर जापान से भगाने का आइडिया आता है। इस प्लान के तहत उनमें यह तय होता है कि टीम के 2 मेंबर म्यूजिशियन बनकर अपने प्राइवेट जेट से जापान आएंगे और अपने साथ 2 बड़े बॉक्सेस लेकर आएंगे जिसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भरे होंगे। वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को ये बताएंगे कि उनका टोक्यो में कॉन्सर्ट है, जिसके फ़ौरन बाद वो लोग अपने दूसरे कॉन्सर्ट के लिए इस्तांबुल निकल जाएंगे, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें एक ही दिन के अंदर जापान में एंट्री एग्जिट करनी होगी। चूँकि पुलिस ऑफिसर्स हर वक्त कार्लोस के घर पर नज़र रखे हुए थे और वो पूरे जापान में कहीं भी जा सकता था, मगर फिर भी टोक्यो से ओसाका की ट्रिप उन पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में शक पैदा कर सकती थी। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि वो किसी भी तरह उन पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देकर टोक्यो से ओसाका पहुंच जाए। कार्लोस अपने लॉयर से कहता है कि वो उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताए, जिसके जवाब में उसका लॉयर उससे कहता है कि वो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट को अपने घर के बाहर बुला ले जो स्कैंडल न्यूज़ कवर करते हैं और इन न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखकर घर पर नज़र रख रहे पुलिस ऑफिसर यहाँ से चले जाएंगे। कार्लोस ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसने जब कुछ जर्नलिस्ट को अपने घर के बाहर बुलाया तब उसने देखा कि उसके घर पर नज़र रख रहे पुलिस ऑफिसर वहाँ से फ़ौरन गायब हो गए थे। वहाँ से इसलिए चले गए थे क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्टर उन्हें वहाँ देख लेते तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता जापानीज़ अथॉरिटीज़ के लिए। वो जर्नलिस्ट जैसे ही कार्लोस से बात करके वापस लौटे, वो पुलिस वाले दोबारा कार्लोस के घर के बाहर आके खड़े हो गए ताकि वो उस पर नज़र रख सकें और ये देखते ही कार्लोस का शक यकीन में बदल गया कि पुलिस वाले इन जर्नलिस्ट के सामने नहीं आना चाहते। कार्लोस अब ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उसे इन पुलिस वालों को यहाँ से हटाना है तो उसे जर्नलिस्ट बुलाने होंगे और फिर उसने दोबारा बिल्कुल वैसा ही किया।
कार्लोस के जापान से भागने का जो दिन तय हुआ था वो था 29 दिसंबर सन 2019। मगर चूंकि कार्लोस पूरे जापान में बहुत मशहूर था और उसकी शक्ल भी जापानीज लोगों से बिल्कुल अलग थी, इसलिए कार्लोस एक लंबी जैकेट पहनता है और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाता है, जो कि पूरे जापान में एक आम बात थी। जैकेट और मास्क पहनने के बाद कार्लोस अपने घर के अंदर की खिड़की से देखता है कि पुलिस ऑफिसर उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हैं, और तभी वो दोबारा कुछ जर्नलिस्ट को कॉल करके ये बताता है कि पुलिस वाले उसके घर के बाहर हैं और इस बार वो लोग उन्हें दिख जाएंगे। बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर को जैसे ही इस बात की खबर लगी वो सभी वहाँ से गायब हो गए और कार्लोस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। पुलिस वालों के वहाँ से गायब होते ही कार्लोस जैकेट और मास्क पहनकर अपने घर से बाहर निकला और सीधा ग्रैंड हयात होटल चला गया। होटल पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात उन्हीं 2 टीम मेंबर से हुई जो म्यूजिशियन बनकर उसे वहां से भगाने वाले थे और जिनके नाम थे माइक टेलर और जॉर्ज जाइक। वो दोनों कार्लोस को लेकर उस होटल से निकलते हैं और एक टैक्सी में बैठकर ट्रेन स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां से उन्हें ओसाका के लिए ट्रेन पकड़नी थी। ओसाका पहुंचने के बाद वो लोग सीधा एक होटल के रूम में पहुंचते हैं, जहां 2 बड़े बॉक्सेस पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि इन दोनों बॉक्सेस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भरे थे, मगर फिर एक बॉक्स को खाली करके उसमें कार्लोस को लिटाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि वो उसमें सांस ले पा रहा है या नहीं। उन्होंने इस बॉक्स में कुछ छोटे होल्स भी बना दिए थे ताकि कार्लोस आसानी से सांस ले सके। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद कार्लोस अपने कपड़े बदलता है और बॉक्स के अंदर लेट जाता है, जिसके बाद वो लोग उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा ढक देते हैं। बॉक्स को अच्छी तरह से बंद करने के बाद वो लोग रूम सर्विस को कॉल करते हैं और होटल स्टाफ को बुलाकर कहते हैं कि वो ये बॉक्स अपनी ट्रॉली में नीचे ले जाएं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी हिदायत देते हैं कि इस बॉक्स में बहुत कीमती म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो इसे बहुत संभाल कर ले जाएं। इस बॉक्स के साथ साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से भरे बॉक्स को भी नीचे होटल की लॉबी में ले जाया जाता है और वहाँ से एक वैन में ये दोनों बॉक्स रख दिए जाते हैं। ये वैन सीधे ओसाका एयरपोर्ट पहुँचती है, जिसके बाद दोनों बॉक्सेस को टीम मेंबर बाहर निकालते हैं और कस्टम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरे एयरपोर्ट पर किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि इस बॉक्स के अंदर कार्लोस है, और वहीं कार्लोस को अपने आसपास के लोगों की सभी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद इन बॉक्सेस की ट्रॉलीज जब रुकती हैं, तब कार्लोस को यह अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो लोग कस्टम्स की तरफ पहुंच चुके हैं। ये दोनों टीम मेंबर्स म्यूजिशियन बनकर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ ओसाका एयरपोर्ट से ही जापान में एंटर हुए थे, और उस वक्त भी वही कस्टम ऑफिसर ड्यूटी पर मौजूद थे जो इस वक्त मौजूद थे। उन दोनों टीम मेंबर्स ने इन्हीं कस्टम ऑफिसर्स को बताया था कि उन्हें अपना कॉन्सर्ट खत्म करके आज ही दूसरे कॉन्सर्ट के लिए इस्तांबुल निकलना है, और वो कस्टम ऑफिसर इन दोनों को देखते ही पहचान लेते हैं। वो कस्टम ऑफिसर इन दोनों से उनके कॉन्सर्ट के बारे में पूछते हैं और साथ ही साथ ये भी पूछते हैं कि इन बॉक्सेस में क्या है, जिसके जवाब में वो दोनों बताते हैं कि इन दोनों बॉक्सेस में वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उन्होंने सुबह ही कस्टम्स में चेक किए थे। इसी दौरान कस्टम ऑफिसर का ध्यान भटकाने के लिए उन दोनों में से एक कहता है कि उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस को बहुत संभाल कर हैंडल किया जाए, वरना वो टूट सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उन्हें उनके दूसरे कॉन्सर्ट के लिए देर हो रही है, तो वो चेकिंग में ज़्यादा देरी ना लगाएं। चूँकि ये बॉक्सेस सुबह ही कस्टम्स में चेक हो चुके थे जब ये दोनों सुबह जापान में एंटर हुए थे, और चूँकि ये टीम मेंबर्स अपने प्राइवेट जेट से जाने वाले थे, इसलिए कस्टम ऑफिसर इन बॉक्सेस को बिना चेक किए ही कस्टम क्लियरेंस दे देते हैं, और वो दोनों अपने पूरे सामान और इन बॉक्सेस को लेकर प्राइवेट प्लेन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें एक बॉक्स के अंदर कार्लोस था। प्लेन तक पहुंचते ही इन दोनों बॉक्सेस को प्लेन के अंदर लोड किया जाता है और बॉक्स के अंदर कार्लोस प्लेन के टेक ऑफ करने का इंतजार करने लगता है। वो बॉक्स प्लेन के अंदर रखे जाने के बाद भी कार्लोस बॉक्स के अंदर आधे घंटे तक छुपा रहा, क्योंकि उसे डर था कि वो पकड़ा जा सकता है, और तभी कार्लोस को प्लेन के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है और उसे ये महसूस होने लगता है कि प्लेन रनवे पर चल रहा है। ये पता चलता ही वो सुकून की सांस लेता है और उसकी टीम का मेंबर उस बॉक्स को चाबी से खोलता है और कार्लोस उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। प्लेन अब ओसाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर चुका था और इस तरह एक बेहतरीन प्लानिंग और अपनी टीम की मदद से कार्लोस जापान से फरार हो गया। ये प्लेन सीधा इस्तांबुल में लैंड हुआ, जहां पहले से एक दूसरा प्लेन रनवे पर कार्लोस का इंतजार कर रहा था, और प्लेन कार्लोस को लेकर बैरूत के लिए निकल गया, जहां उसके बीवी बच्चे थे। महज 1 घंटे के अंदर ही कार्लोस बैरूत एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था, जहां पहुंचते ही वहां के कस्टम ऑफिसर उसे पहचान लेते हैं। क्योंकि कार्लोस लेबनान का रहने वाला था और इस पूरे मामले की वजह से वो वहाँ भी बहुत मशहूर हो गया था, मगर चूंकि वो एक लेबनीज़ था, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग उसका पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे, और यही वो वजह थी कि बैरूत एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम ऑफिसर उसका स्वागत करते हैं और लेबनान पहुँचने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कार्लोस अब अपने बीवी बच्चों के पास पहुँच चुका था और उधर जापान से लेकर पूरी दुनिया में खबर आग की तरह फैल गई कि कार्लोस जापान से भाग गया है। ये पता चलते ही जापानीज अथॉरिटीज़ और मीडिया कार्लोस के लॉयर्स पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से कार्लोस जापान से भाग गया, और साथ ही साथ कार्लोस के खिलाफ इंटरपोल अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं। चूँकि लेबनान गवर्नमेंट कार्लोस का पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए वो कार्लोस को जापान के हवाले करने से मना कर देते हैं, और उधर कार्लोस बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्हें वो सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ, और साथ ही साथ निसान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी एक्सपोज कर देता है कि उन्होंने क्यों और कैसे उसे फंसाया।
कार्लोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निसान पर इल्ज़ाम लगाते हुए यह भी बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि रेनॉ निसान को टेक ओवर कर ले और इसीलिए इस पार्टनरशिप को ख़त्म करने के लिए उसे बलि का बकरा बनाया गया है। इस एस्केप के बाद कार्लोस ने कई चैनल्स को इंटरव्यू दिए, मगर उसने कभी भी उन लोगों के नाम नहीं लिए जिन्होंने उसकी भागने में मदद की थी। हालांकि लेबनीज़ गवर्नमेंट कार्लोस को जापान के हवाले तो नहीं कर रही थी, मगर उन्होंने जापानीज़ गवर्नमेंट के सामने एक ऑफ़र रखा कि वो कार्लोस के केस की फाइल्स को उनके हवाले कर दें ताकि लेबनीज़ कोर्ट में उसका ट्रायल हो सके, मगर जापानीज़ अथॉरिटीज़ इस ऑफ़र को मना कर देती हैं। कार्लोस आज भी लेबनान में रह रहा है और जापान कोर्ट में आज भी उसके खिलाफ ये केस पेंडिंग है, जिसका साफ मतलब है कि अगर कार्लोस लेबनान छोड़कर बाहर जाएगा तो इंटरपोल उसे गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि जापानीज़ गवर्नमेंट ने उसकी गिरफ्तारी के वारंट को आज भी कैंसिल नहीं किया है। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि फ्रांस के जुडिशियल सिस्टम ने भी कार्लोस के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह खबर मिली थी कि रेनॉ कंपनी में भी कार्लोस ने कोई फ्रॉड किया है, मगर किसी को उसके खिलाफ कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कार्लोस ने हर इंटरव्यू में यही कहा कि जापान ने इस केस को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया और अगर वो वहाँ से नहीं भागता तो वो लोग उसे मार डालते। बहरहाल सच क्या है ये आज भी किसी को पता नहीं चला और कार्लोस आज भी दुनिया से छुपकर लेबनान में अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। ये थी कहानी एक जीनियस सीईओ की, जिसने 2 डूबती हुई कंपनीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मगर उनकी आपसी पॉलिटिक्स की वजह से उसे ही बलि का बकरा बना दिया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।